तो फ्रेंड्स अपन इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। अपन ने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा कि वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, वेक्टर्स का ऐड बहुत ही अलग होता है। अब इसको थोड़ा और डिटेलिंग में अपन करने वाले हैं। तो आपने देखा था कि मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि मैंने यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या निकला था बच्चा? 0, है ना। अगर आप दोनों तरफ से इक्वल अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? 0। यही होता है मिनिमम फोर्स। यही क्या होता है? मिनिमम रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जब आपकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। और जब आप सेम डायरेक्शन में लगाए थे तो क्या रिजल्ट आया था बच्चा? वो रिजल्ट आया था 10 न्यूटन। क्या आया था? 10 न्यूटन। और यही होता है मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स। और फिर आपने क्या लगाया था? एक 90 डिग्री पे लगाया था, तो क्या निकला था आपका एफ रिजल्टेंट जो निकला था वो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 50 निकला था। ठीक है, ये आपका निकला था। अंडर रूट ऑफ 50 जो होगा वो लगभग क्या होगा? लगभग 7 आएगा, 7 न्यूटन। ठीक है, तो देखो 7 न्यूटन क्या है? 10 न्यूटन से कम है ना, मैक्सिमम से क्या है? कम है। और फिर हमने कोई और एंगल पे लिया था। ठीक है, 60 डिग्री पे हमने लिया था। 5 न्यूटन हमने कहाँ पे लगाए थे? 60 डिग्री पे लगाए थे। तो हमारा क्या रिजल्टेंट निकला था? हमारा जो रिजल्टेंट निकला था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकला था। ठीक है, और वो हमारा निकला था 75। ठीक है, तो ये कुछ 7.5 आता, लगभग लमसम 8 पॉइंट कुछ 8 और 9 के बीच में 8.5 मान सकते हैं। तो आप देखिए कुछ भी हो, हम कोई भी एंगल लें तो हमारा जो नेट फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी देन रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट होता है डिपेंड्स ऑन एंगल, अलग अलग एंगल पे अलग अलग आएगा। देखो एंगल 180 डिग्री तो अलग आया, 0 डिग्री तो अलग आया, 90 तो अलग आया, और कोई अदर एंगल रैंडम एंगल तो अलग आया। लेकिन मैक्सिमम जो मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट का, वो हमेशा क्या होगा? F1 प्लस F2 दोनों का सम। और जो मिनिमम होगा रिजल्टेंट का, वो होगा F1 माइनस F2। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है? दोनों का सम। ठीक है, ये आपका F1 है और ये क्या है? आपका F2 है। और मिनिमम क्या होता है? दोनों का डिफरेंस, ये मिनिमम होता है। तो चाहे आप कुछ भी एंगल ले लो, आपकी जो वैल्यू है टोटल फोर्स की, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बहुत ऑब्वियस बात है, मिनिमम से क्या जाएगी? मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, मिनिमम से क्या जाएगी? मैक्सिमम जाएगी। ठीक है, तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है इसका एक अपन देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से बनता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इफ 10 न्यूटन and 15 न्यूटन force act on object, which of the following result is not possible? Which of the following result is not possible? इनमें से कौन सा रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट पॉसिबल? ठीक है, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा रिजल्टेंट फोर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन है हमारा, एक हो गया हमारा ऑप्शन हो गया 5 न्यूटन, बी ऑप्शन हो गया 25 न्यूटन, सी हो गया 30 न्यूटन और डी हो गया 20 न्यूटन। तो मैं आपको समय दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, आप सोचिए। अभी मैंने आपको समझाया था जो टोटल फोर्स है उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? दोनों का डिफरेंस, मतलब F1 माइनस F2। तो मिनिमम कितना होगा? 15 माइनस 10 क्या होगा? 5 न्यूटन। और मैक्सिमम क्या होता है? करेक्ट, F1 प्लस F2। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। तो इसके बीच वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्या क्या ले सकता है? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24।
इतनी सारी वैल्यू ले सकता है, वो डिपेंड करेगा आप क्या एंगल ले रहे हो। तो देखिए 5 हो सकती वैल्यू, हाँ 25 हो सकती है, हाँ 30 हो सकती है, नहीं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 25 है तो 30 कैसे हो जाएगी, और 20 हो सकती है, हाँ तो वो 20 हो सकती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है कि नॉट पॉसिबल का है 30 पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो हमारा जो टोटल फोर्स है वो बहुत सारी वैल्यू ले सकता है, लेकिन उसका जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ होगा, मिनिमम से मैक्सिमम। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल फोर्स का। अपन एक अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज अपन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो बेटा वेक्टर होता है, वेक्टर में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है मैग्नीट्यूड, क्या उसकी वैल्यू है, और दूसरा आता है डायरेक्शन। इसको अपन कैसे लिखते हैं, वेक्टर को कोई लेटर लेते हैं उसके बाद एरो डालते हैं, मैग्नीट्यूड को ऐसे दो स्ट्रेट लाइन, इसको मॉडुलस बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, और डायरेक्शन को ये बोलते हैं ए कैप। ये शो कर रहा है डायरेक्शन, ये शो कर रहा है मैग्नीट्यूड, और शो कर रहा है वेक्टर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक कार है, और एक जो कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो उसके पास वैल्यू भी और डायरेक्शन भी है, तो हमने लिख दिया ये v, मतलब वेक्टर, क्या वैल्यू है 5, और इस डायरेक्शन को बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन को बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं, आई कैप। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे बॉल है वो ऐसे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी है, तो फिर से वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू कितनी है 2, और ऊपर तरफ जा रही है वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन को बोलते हैं जे कैप। क्या बोलते हैं, जे कैप। तो एक्स डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, एक्स डायरेक्शन को कहा जाता है आई कैप। क्या कहलाया जाता है, आई कैप। ठीक है, और वाई डायरेक्शन को क्या कहा जाता है, वाई डायरेक्शन को कहा जाता है जे कैप। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और वेक्टर में 3 डायरेक्शन होती है, आई जे के। आई हो गया ये, जे हो गया ऊपर, और के हो गया आपकी तरफ। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और डेप्थ में जाते हैं। तो जो नहीं हर कोई आई और जे में जाए, कोई इस डायरेक्शन में तो जा सकता है ना। मान लो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, या इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक बॉक्स है और मैंने इस डायरेक्शन में लगा दिया फोर्स 5 न्यूटन का। अब ये डायरेक्शन ना तो आई है ना तो जे है, और हमें तो केवल आई और जे पता है, तो हम क्या करें, हमको इसको लिखना है। तो क्या किया जाता है कि, या आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कोई एक बंदा है, वो पहले इस तरफ गया। ठीक है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर गया, ठीक है, इस तरफ, और फिर इस तरफ गया 3 किलोमीटर। ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन और ये थी इसकी फाइनल पोजीशन। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम सब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही हुआ ना, फाइनली उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ। ठीक है, चला तो वो ऐसे और ऐसे, मान ले ए से बी गया 5 किलोमीटर, फिर बी से सी गया 3 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डायरेक्शन हुआ जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो हम एक और लॉ आएगा, ट्राइंगल लॉ। हमने आपको बताया था पहले वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ, एक बर्ड वाले एग्जांपल से, कि बर्ड अपने विंग्स इस तरफ फोर्स क्यों लगाती है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं तब क्या होता है, करेक्ट, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, डायगोनल। तो बर्ड एयर पे लगाती है नीचे तरफ फोर्स, और एयर लगाती है बर्ड पे ऊपर की तरफ फोर्स, तो बर्ड ऊपर जाती है। तो जब अपन ट्राइंगल लॉ भी देख रहे हैं, इसको टेल बोला जाता है, इसको हेड बोला जाता है। तो टेल हेड, फिर ये टेल बच्चा, और ये फिर हेड। तो अगर टेल हेड करके दो वेक्टर ज्वाइन है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, ये क्या होता है, रिजल्टेंट। जो उनका रिजल्टेंट होता है वो होता है कि आप उस वेक्टर की टेल को टेल से ज्वाइन करो, और उस वेक्टर के हेड को किससे ज्वाइन करो, हेड से। मतलब टेल हेड क्या देगा, टेल हेड देगा। ये होता है रिजल्टेंट, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ, क्योंकि ट्राइंगल का फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। तो ये रिजल्टेंट है। ठीक है, ये क्या है हमारा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमको कैसे मिला, पहले हम ऐसे गए, तो ये क्या हो जाएगा 5, और डायरेक्शन क्या है, करेक्ट, आई कैप, और फिर कैसे गए, कितना 3, और कैसे गए, करेक्ट, वाई एक्सिस, जे कैप। तो हमें क्या मिल गया, हमारा रिजल्टेंट मिल गया। तो देखो हमने इस डायरेक्शन को, जो हमें नहीं पता थी, हमें केवल आई और जे पता थी, इस डायरेक्शन को भी हमने किसकी हेल्प से लिख दिया, आई और जे।
मतलब अगर केवल आई आ रहा है तो समझ में आता है कि आई डायरेक्शन में होगा, केवल जे आ तो समझ में आता है कि ऊपर जा रहा होगा, लेकिन अगर दोनों आ रहे हैं तो समझ जाओ कोई ना कोई चीज़ डायगोनल है। ठीक है, तो दो वेक्टर के सम से हम किसी और भी डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस वेक्टर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है 5i + 3j की हेल्प से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं ट्राइंगल लॉ का। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ में आप देखिएगा कि एक वेक्टर हमारा ऐसा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारा ऐसा है। तो अब हमें बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। देखो अभी टेल हेड कंबाइन है, लेकिन ट्राइंगल लॉ में क्या कंबाइन होता है, टेल हेड कंबाइन होता है। तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, तो इस वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं, ये वेक्टर ऐसे ही रहने देते हैं, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टेल हेड, और ये क्या हो जाएगा टेल हेड। तो रिजल्टेंट क्या होता है, टेल हेड। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये हो गई रिजल्टेंट की हमारी डायरेक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट, देखते हैं एक वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के कंपोनेंट्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और किसी एंगल में, और कोई यहाँ पे डब्बा रखा है, कोई बॉक्स रखा है, और ब्लॉक स्लाइड होते हुए नीचे जा रहा है v के स्पीड से। इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है mg का। अब फोर्स तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जा रहा है डब्बा ऐसे, तो किसने डब्बे को धक्का दिया, mg का फोर्स, धरती का फोर्स तो नीचे लग रहा है, तो बताइए किसने दिया। तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं तो इसका हाथ है। किसका हाथ है, इसका वेट का हाथ है, जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसका कोई ना कोई हाथ है। ठीक है, तो कितना हाथ है, उस हाथ का वैल्यू क्या है, क्योंकि फिजिक्स में तो वैल्यू चाहिए रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की। तो कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है a है, और ये हमने ले लिया ax, और ये हमने ले लिया ay, और मान लेते हैं वो वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a। तो ax क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा। उसी तरह साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है ay, और हाइपोटेन्यूज क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा a साइन थीटा इक्वल टू ay। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम इसी वेक्टर को, फिर से मैं डायग्राम बना दूंगा, तो हम इसी वेक्टर को, ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये एक वेक्टर है, ये क्या हो गया टेल हेड, और ये एक वेक्टर है, ये क्या हो गया टेल हेड। तो रिजल्टेंट क्या होगा, टेल हेड। तो जो ए है उसको हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर को लिख सकते हैं दिस वेक्टर ax की वैल्यू हमने निकाल ली है, ax की वैल्यू क्या निकली है, a cos थीटा, और किस डायरेक्शन में, आई कैप, और फिर दिस प्लस दिस, तो ए वाई की वैल्यू हमने निकाल ली है a साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है, करेक्ट जे कैप। तो जब हम वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म, जहां पे a cos थीटा हमारा कहलाता है x कंपोनेंट, क्या कहलाता है, x कंपोनेंट, और a साइन थीटा हमारा कहलाता है y कंपोनेंट। क्या कहलाता है, y कंपोनेंट। ठीक है, तो ये होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, हम इस अब एग्जाम जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से आप देखिए कि ये जो वेक्टर था, डायगोनल वेक्टर था, उसको हमने तोड़ दिया। कंपोनेंट मतलब तोड़ देना उस वेक्टर को, तो हमने तोड़ दिया x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में। किसके आधार पे, करेक्ट ट्राइंगल लॉ के आधार पे। क्योंकि हम जानते हैं टेल हेड क्या देगा, रिजल्टेंट टेल हेड। तो हमें ये चाहिए था, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो हमें a पता था, ये थीटा था, तो ax हमारा क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री लगा के a cos थीटा। फिर हमें ये मान लीजिए a y है, और ये a था, ये थीटा था, तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाया, तो a y क्या आ गया, a साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो ax क्या था हमारा, a cos थीटा, तो a cos थीटा डायरेक्शन क्या, आई कैप, फिर a y, तो a y क्या निकाला था, a साइन थीटा जे कैप।
तो हमारा ए वेक्टर क्या हो गया, हमारा ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप, जहाँ ए कॉस थीटा क्या कहलाता है एक्स कंपोनेंट और ए साइन थीटा कहलाता है वाई कंपोनेंट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि किसका हाथ है, किसने उस डब्बे को नीचे लाया। शायद अब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ एक एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये जो हमारा स्लोप है 30 डिग्री के एंगल पे है और यही हमारा डिब्बा है जो नीचे की तरफ जा रहा था और ये वेट है mg। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारा a था और ये थीटा था, तो ये क्या आया a कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या आया a साइन थीटा। तो बार बार हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, जो पास है वो कॉज है, तो राइम आ रहा है ना पास कॉस, तो जो a के पास है, a के पास यही है, ये लाइन है, तो ये क्या होगा कॉस थीटा, और जो कॉस के परपेंडिकुलर है वो साइन है। ठीक है, कॉस के परपेंडिकुलर क्या होगा साइन होगा, साइन होगा, कॉस के परपेंडिकुलर क्या होगा साइन होगा। तो यहाँ देखिए 30 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ देखिए mg ऐसे लग रहा है, तो इसके साथ एंगल बन रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा कॉस, तो ये क्या हो जाएगा mg कॉस 60 और कॉस के परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉस के परपेंडिकुलर साइन, तो ये क्या हो जाएगा mg साइन 60। ठीक है, और ये हमने ब्रेक कर दिया। अब ये नहीं रहा, जैसे कि मान लो पिताजी थे, पिताजी कुछ काम करते थे, ठीक है, अब इनके लड़के देख रहे हैं काम, काम तो हो रहा ना, काम तो वही हो रहा है, बस अब पिताजी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके लड़के ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, इन लड़कों को कोई बोलते हैं कंपोनेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंपोनेंट। तो वही पिताजी को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनके आ गए बेटे आ गए, अब वही काम कर रहे हैं जो पिताजी काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा mg cos थीटा, ये जिम्मेदार हुआ इसको आगे जाने में। अब ये जो डब्बा है ये इस तरफ क्यों नहीं आया, क्योंकि जो कांटेक्ट फोर्स है वो लगाता है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स जो है, जो वेज का फोर्स है जो ब्लॉक पे लग रहा है, वो बैलेंस कर रहा है mg sin थीटा को, और ये अनबैलेंस फोर्स है तो यही क्या कर रहा है उसको स्लाइड करवा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये कंपोनेंट्स भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कैसे निकालते हैं कंपोनेंट्स। अब आप बताइएगा इसका क्या कंपोनेंट होगा। एक बॉक्स है और उसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, हमें इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट चाहिए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं ना, आप बढ़ा देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है इसको बढ़ा देना है ना। तो फिर आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 60, तो ये भी क्या होगा 60, और ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा 60। अब देखिए आसान है, ये हमारा फोर्स था, मान लेते हैं 5 न्यूटन का ये फोर्स था जो हमने आगे बढ़ा दिया। अब इसके साथ एंगल बन रहे हैं, तो जो पास है वो करेक्ट कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉस 60, और कॉस के परपेंडिकुलर क्या होता है करेक्ट साइन, तो ये क्या हो जाएगा 5 साइन 60, और ये हमने तोड़ दिया इस वेक्टर को। ठीक है, आई पसंद में जो ये काम करेगा वही ये काम करेंगे। देखो एक और एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं, जब हम देखते हैं कि जो एरोप्लेन है वो ऐसे ही जाती है, ऐसे क्यों जाती है, क्योंकि हम इसको समझ सकते हैं इसको कंपोनेंट ब्रेक करके। इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्योंकि एरोप्लेन को आगे भी जाना है और ऊपर भी जाना है, इसलिए एरोप्लेन को टेढ़ा जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव क्या होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, दिखाई क्या दे रहा है ऐसा जाना, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में एरोप्लेन आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो उसके वो क्या हो गए कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर अब किसी भी वेक्टर को ऐड करना है कंपोनेंट फॉर्म में तो वो बहुत ज़्यादा इजी होता है वेक्टर को ऐड करना कंपोनेंट फॉर्म में। कैसे अपन ऐड कर सकते हैं वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में, यहाँ पे देखिएगा जैसे ए वेक्टर है आपका 3i + 2j + 5k। ठीक है, पहले इसको करते हैं ऐड, और बी वेक्टर है आपका 5i + j - k, और हमें निकालना है a + b। तो सिंपली करिए i और i को ऐड करिए, j को k को, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8i, फिर ये क्या हो जाएगा 3j, और ये क्या हो जाएगा +4k। तो कितना आसान होता है ना कंपोनेंट फॉर्म में ऐड करना। लेकिन अभी हमारा वेक्टर आया है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो जो i के बगल में होता है,
आई के बगल में, जो आई के बगल में होता है, कोफिशिएंट बोलते हैं, बगल में होता है, उसको बोलते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्स। ठीक है। और जे के बगल में बोलते हैं वाई, और के के बगल में बोलते हैं जेड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आई होप ये भी समझ में आपको आ गया होगा कि अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, एक और अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि जो रेन है वो ऐसे फॉल हो रही है 35 मीटर पर सेकेंड से, और विंड ऐसे चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो एक पर्सन है, वो छाता कैसे ले? अगर रेन ऐसे ही जाती, वर्टिकली डाउनवर्ड जाती, तो छाता ऐसे ही वो होल्ड करता वर्टिकल। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? विंड भी आ रही, तो दो वेक्टर आ गए। ठीक है, और दो वेक्टर कैसे ज्वाइन है? टेल टू टेल। तो हम क्या करेंगे? हम पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे, और रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा, डायगोनल होगा। ये क्या होगा? आपका रिजल्टेंट होगा। तो उसका जो छाता है वो कैसे पकड़ना पड़ेगा? उसको छाता ऐसे टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अम्ब्रेला उसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको बारिश से बचना है। तो अब बारिश क्या स्पीड से गिर रही है और क्या एंगल से गिर रही है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हम ये पैलोग्राम है, ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या होगा? ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए। टेल हेड तो क्या गया हो जाएगा? टेल टेल हेड हेड। तो हमारी जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसको हम क्या लिख सकते हैं? -35 और नीचे है तो क्या हो जाएगा? -j। और फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20 माइनस आई कैप। क्या हो जाएगा? 20 माइनस आई कैप। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट हमारा कैसे निकला? दिस प्लस दिस। ठीक है, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? जे के बगल में क्या होता है? वाई, और आई के बगल में क्या होता है? एक्स। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड, है ना? एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है? वाई स्क्वायर। तो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, और हमें अब एंगल निकालना है। तो जो हमारा एंगल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? कि आप यहाँ पे क्या मान लीजिए कि ये जो है वर्टिकल से जो बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हमारा जो टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या आप हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लीजिए, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बनेगा, और जेड बन रहा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वाई बाय एक्स। तो वाई कितना था आपका? जे के बगल में वाई होता है 35, और एक्स क्या था आपका? 20। तो ये आ गया कि किस एंगल से, मतलब हॉरिजॉन्टल से किस एंगल से आपकी बारिश क्या हो रही है? फॉल हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर किसी के पास दो वेलोसिटी होती हैं, केवल बारिश गिर रही थी तो 35 था, लेकिन विंड भी चल रही है तो उसका भी इफेक्ट आएगा। कितना इफेक्ट आएगा? तो हम निकालेंगे, इस मेथड से निकालेंगे, कंपोनेंट मेथड से निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे √(x² + y²) और डायरेक्शन इस तरीके से निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।